नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हर्षवर्धन राजा कैसे बना, अर्थात पुष्यभूति वंश के बारे में। और इसी वंश में एक रोचक कहानी के बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बी सक्षम को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए जानते हैं दोस्तों, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति की वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। दोस्तों, पुष्यभूति वंश के चौथे राजा होते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें होती हैं। एक होती है राज्यवर्धन, जो कि सबसे बड़े पुत्र थे। दूसरी होती है राजश्री, जो कि पुत्री होती हैं। और तीसरी संतान होती है हर्षवर्धन, जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राज्य करता है। तो इस प्रकार राज्यवर्धन को राजा बना दिया जाता है। और ये सब लोग कहाँ रहते हैं? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन, ये सारे लोग थानेश्वर रहते हैं, क्योंकि जो पुष्यभूति वंश होता है इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। तो राज्यवर्धन थानेश्वर से अपने राज्य का संचालन करने लगे। लेकिन दोस्तों, जो राजश्री होती हैं ये बड़ी हो जाती हैं और प्रभाकर वर्धन, जो कि राजश्री के पिता होते हैं, ये सोचते हैं कि राजश्री का विवाह कर दिया जाए। तो विवाह के लिए ये कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को बुलाते हैं और राजश्री का विवाह तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, राजश्री से एक और व्यक्ति शादी करना चाहता था। उस व्यक्ति का नाम था शशांक, जो कि बंगाल का शासक था। शशांक जाता है कहाँ? थानेश्वर। थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन से बात करता है। शशांक कहता है कि हम आपकी पुत्री राजश्री से विवाह करना चाहते हैं। प्रभाकर वर्धन कहते हैं कि मैंने तो अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ तय कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो हम राजश्री से एक बार बात कर लेते हैं। तो प्रभाकर वर्धन जाते हैं, राजश्री से कहते हैं कि क्या तुम शशांक से विवाह करोगी? तो राजश्री ऑब्वियसली मना कर देती है। क्यों मना कर देती हैं? क्योंकि वो भी चाहती थी कि उनकी शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हो। तो दोस्तों, शशांक लौट आता है। राजश्री के इधर महल में खूब अच्छी तरीके से शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। ग्रहवर्मन, जो कि कन्नौज के राजा होते हैं, ये प्रस्थान करते हैं अपनी बारात को लेकर किशोर थानेश्वर की ओर। थानेश्वर में जाते हैं, राजश्री से विवाह करते हैं और जब रास्ते में लौट रहे होते हैं, जाते हैं और जब लौट रहे होते हैं तो इन्हें एक स्थान पर मार दिया जाता है। किसे? ग्रहवर्मन को। और जो भी बाराती होते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। और जो राजश्री होती है इन्हें बंदी बना लिया जाता है। अब जो कि राजा कौन था थानेश्वर का? राज्य कौन कर रहा था? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन सोचते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर उन्हें ध्यान आता है कि राजश्री से शशांक नामक बंगाल का शासक विवाह करना चाहता था, लेकिन शशांक का विवाह हुआ नहीं। तो वो कार्य वही ऐसा कर सकता है क्रोध में आकर। तो राज्यवर्धन कहते हैं कि हम अभी शशांक को मारने जाएंगे कि मेरी सिस्टर की इतनी जल्दी शादी हुई, मतलब कि शादी हुई और उसने पति को तुरंत मार दिया अगले ही सुबह। तो क्या करते हैं? राज्यवर्धन अपनी सेना को तैयार करते हैं और फिर से निकल देते हैं। कहाँ पे? बंगाल के शासक शशांक को मारने के लिए। क्यों मारने के लिए जाते हैं? क्योंकि इन्हें डाउट था कि इनके सिस्टर के पति ग्रहवर्मन की हत्या और सिस्टर राजश्री को बंदी किसने बनाया है? शशांक ने बनाया है। जब ये उस स्थान पर आते हैं राज्यवर्धन, जहाँ पर ग्रहवर्मन की लाश पड़ी होती है, बाराती मरे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है किसे? राज्यवर्धन को, कि जो ग्रहवर्मन है और राजश्री हैं, ग्रहवर्मन की हत्या ना शशांक ने की है और राजश्री को भी कैद शशांक ने नहीं किया है, वो तो मालवा के राजा देवपाल ने किया है। अब आप कहेंगे सर इतनी बढ़िया स्टोरी चल रही थी, ये देवपाल कहाँ से बीच में घुस गए? दोस्तों, देवपाल मालवा के राजा होते हैं और ये क्या करते हैं? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन, जो कि राजश्री के पति होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या क्यों करते हैं? इन्हें क्या प्रॉब्लम थी उनसे? उनकी नई शादी हुई थी, अच्छे खासे जा रहे थे अपने कन्नौज में, इन्होंने कौन सी तो फालतू में ही मार दिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि पहले दुश्मनी बहुत हुआ करती थी, युद्ध भी होते थे, तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला लेने के लिए देवपाल ने ऐसा किया। तो जब राज्यवर्धन को ये चीज़ पता चलती है तो राज्यवर्धन सीधा मालवा के राजा की तरफ चल देते हैं। मालवा के राजा को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों, इधर जो बंगाल का शासक शशांक होता है, उसे खबर मिल जाती है कि जो राज्यवर्धन हैं वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अर्थात आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। शशांक भी कहता है कि आने दो राज्यवर्धन को, हम भी राज्यवर्धन से युद्ध करेंगे और हम डरते नहीं हैं, हारे चाहे जीते कुछ भी हो, लेकिन हम युद्ध करेंगे। शशांक भी अपनी सेना को तैयार करता है और कहता है कि वो बंगाल आए, उससे बढ़िया है कि हम ही चलते हैं उनसे युद्ध करने के लिए। इधर से क्या होता है? शशांक भी चल देता है राज्यवर्धन से युद्ध करने के लिए। और इधर
जो राज्यवर्धन होते हैं वो मालवा पहुंच जाते हैं, मालवा के राजा को मार देते हैं और जो देवपाल के कब्जे में राज्यश्री होती हैं उन्हें मुक्त करा लेते हैं और मालवा से वापस थानेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन रास्ता में ही जैसा मैंने बताया था शशांक भी आ रहा था, तो रास्ते में शशांक मिल गया। शशांक ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने डायरेक्ट आक्रमण कर दिया किस पर, राज्यवर्धन के ऊपर, और राज्यवर्धन को मार दिया। और क्या होता है, राजश्री को बंगाल ले आता है और राजश्री को कैद में डाल देता है। दोस्तों अब क्या होता है, राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है, तो राजा कौन बनेगा, हर्षवर्धन राजा बन जाता है। जब हर्षवर्धन राजा बन जाता है तो वो डायरेक्ट तुरंत एक्शन में नहीं आता है, वो क्रोध में शशांक के ऊपर सीधा आक्रमण करने के लिए नहीं बोलता है, वो दिमाग का प्रयोग करता है। दिमाग का क्या प्रयोग करता है, वो जानता है, कौन, हर्षवर्धन जानता है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुआ। यही किसने अपनाया, हर्षवर्धन ने अपनाया। जो असम के राजा होते हैं दोस्तों, वो उनकी शशांक से खट्टपाएँ चल रही होती है, अर्थात लड़ाई होती है, बात नहीं बन रही होती है। तो हर्षवर्धन जाते हैं और असम के राजा से संधि कर लेते हैं। जब वो संधि कर रहे होते हैं हर्षवर्धन असम के राजा के साथ, इस बीच होता क्या है कि जो बंगाल में राज्यश्री कैद में होती हैं वो कैद से कैसे भी बाहर निकल आती हैं और वो एक नदी या आग में कूदकर अपनी जान देने वाली होती हैं। लेकिन तभी एक बौद्ध भिक्षु उनकी जान को बचा लेते हैं। किनकी जान को, राजश्री की जान को। और इधर असम के राजा के साथ मिलकर हर्षवर्धन शशांक की मृत्यु कर देता है। शशांक की मृत्यु कौन कर देता है, हर्षवर्धन कर देता है असम के राजा के साथ मिलकर। ये शशांक कौन था, शशांक दोस्तों जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी ने कटवाया था। किसने, शशांक ने। इसकी हत्या हो जाती है और जब हर्षवर्धन देखता है कि उसकी बहन जो होती है राजश्री वो बंगाल में नहीं है, अर्थात किसी भी कैद में नहीं, तो वो बहुत दुखी होता है कि मेरी बहन को, राजश्री को शशांक ने मार दिया होगा। लेकिन तभी वो बौद्ध भिक्षु आता है जिसने राजश्री को नदी में कूदने से बचाया था। वो आता है और जो राजश्री होती हैं उन्हें हर्षवर्धन को सौंप देता है। हर्षवर्धन यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है अपनी दीदी से मिलकर, राजश्री से मिलकर, और कहा जाता है कि उसी बौद्ध भिक्षु से प्रेरित होकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। ये थी स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दें। जैसे हर्षवर्धन दोस्तों, इसने पहले तो क्या किया, जो इसकी राजधानी होती है थानेश्वर, उससे चेंज करके कन्नौज कर ली। किसने, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन दोस्तों ये 606 ईस्वी में राजा बनता है और 647 ईस्वी तक बना रहता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास में अंतिम शासक होता है। इसके बाद ही त्रिकोणीय संघर्ष होने लगता है। किसके, जब हर्षवर्धन 647 में मारा जाता है तब होने लगता है दोस्तों। और हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग जिसके अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की 5वीं संगीत हुई थी और जिसकी किताब का नाम सीयू की था। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ह्वेनसांग था उसकी किताब का नाम क्या था। तो उसकी किताब का नाम था सीयू की। किसकी, ह्वेनसांग की किताब का नाम था। और बौद्ध धर्म की 5वीं संगीत भी हर्षवर्धन के समय में ही हुई थी। वीडियो पर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।